Lately, Iran has become center of talks in geopolitics. As per some sources, Iran nuclear bomb बनाने के पास पहुंच चुका है. And shifting focus to Iran, where a secret team of engineers and nuclear scientists is reportedly developed an atomic weapon. They're not weak; they're very strong right now, and we're not going to allow them to have a nuclear weapon. It's very simple. Iran has issued a warning to Israel and the United States, stating that it will respond immediately and decisively if they attack the country's nuclear sites. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने 2024 में एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके अकॉर्डिंग ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी अबव 60% हो चुकी है, जिससे ईरान अब इजीली वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है. बट ये 60% एनरिचमेंट का मतलब क्या है? द आंसर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट अ बिट टेक्निकल. इफ यू ऑलरेडी नो इट, यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन. एक्चुअली एज वी नो, नेचुरल यूरेनियम ओर में दो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, जिसमें फिसाइल आइसोटोप यूरेनियम 235 का प्रोपोर्शन बस 0.7% होता है. बट इतना कम प्रोपोर्शन होने की वजह से नेचुरल यूरेनियम ओर वेपन्स या फिर फ्यूल बनाने के लिए यूजेबल नहीं होता. इसको यूजेबल बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूग्स का यूज करके एक एनरिचमेंट प्रोसेस किया जाता है ताकि यूरेनियम 235 का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया जा सके. नेचुरल यूरेनियम से 5% एनरिचमेंट तक पहुंचना सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि ये काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है. अगर यूरेनियम 5% तक एनरिच हो जाए तो इसे लो एनरिच यूरेनियम कहते हैं. ये सिविलियन पर्पस जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है. 5% से 20% तक पहुंचना रिलेटिवली ईजी हो जाता है क्योंकि एनरिचमेंट प्रोसेस यहाँ से फास्ट होने लगता है. जब यूरेनियम 20% तक एनरिच हो जाता है तो इसे हाईली एनरिच यूरेनियम बोला जाता है. इस लेवल पर इसका यूज रिसर्च रिएक्टर्स और मेडिकल एप्लीकेशंस में भी हो सकता है. अगर किसी कंट्री ने 20% एनरिचमेंट अचीव कर लिया है तो उसके लिए 90% तक पहुंचना सिर्फ कुछ ही महीनों की बात होती है और 90% एनरिच यूरेनियम को ही वेपन ग्रेड यूरेनियम भी कहते हैं. यहाँ तक पहुंचने के बाद ये रैपिड चेन रिएक्शन जनरेट कर सकता है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोर एलिमेंट है. सो इफ वी लुक एट ईरान, एज पर IAEA, ईरान में रिसेंटली काफ़ी एडवांस सेंट्रीफ्यूग्स इंस्टॉल किए हैं और उनकी यूरेनियम एनरिच्ड कैपेसिटी भी 60% से अबव हो चुकी है. यही रीज़न है कि बहुत से एक्सपर्ट इसको नियर बॉम्ब सिचुएशन मान रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज, ऐसे बहुत से नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, देन व्हाई ईरान हैविंग अ बॉम्ब इज सच अ बिग प्रॉब्लम? रीजनल स्टेबिलिटी. 2023 and 2024 दिस रीजन वाज फुल ऑफ हेवी टेंशंस एंड वॉर्स. October 7, 2023, हमास जो गाजा स्ट्रिप के पैलेस्टीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इजराइल पर एक लार्ज स्केल सरप्राइज अटैक कर दिया. Hundreds of missiles were fired on Israel at around 6 to 7 in the morning. On October 8, 2023, Hezbollah, Lebanon-based militant group backed by Iran, also joins the war. और इससे शुरुआत होती है इजराइल और ईरान की फुल स्केल वॉर की. हमास और हिजबुल्ला ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अलायंस है जो मेजरली एंटी वेस्ट और एंटी इसराइल है. इवन यमन के हूतीस और इराक, सीरिया के कुछ पार्ट्स भी ईरान की इनफॉर्मल अलायंस का पार्ट हैं. अभी मिडिल ईस्ट के इस पूरे रीजन में मेजरली दो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं. एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि मेजरली शिया मुस्लिम्स हैं और दूसरा अरब इजराइल ग्रुप जिसमें मेजरली सुन्नी मुस्लिम्स हैं. बट ईरान इतना एंटी इजराइल और एंटी वेस्ट क्यों है? वेल, देयर इज अ बिग हिस्ट्री बिहाइंड इट. सो लेट्स डिग इन. Ruled by great empires to Islamic invasions, Persia, that is modern-day Iran, has a huge history. But today's story starts from 1800s. ईरान में 1800s में कज़र डायनेस्टी के मोनार्क्स रूल कर रहे थे. मोनार्क्स जिनको ईरान में शाह भी कहा जाता था, उनके इस रूल के साथ साथ बाय द एंड ऑफ 1800s ब्रिटिश और रशिया भी इस रीजन में अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे. ब्रिटेन मोस्टली सदर्न पार्ट के सी लेन्स और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना चाहता था और रशिया नॉर्दर्न पार्ट को. ब्रिटिशर्स ईरान के रिसोर्सेज को कैप्चर करने में भी लगे हुए थे. ईरान में उस टाइम टोबैको की फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी और टोबैको लोगों की एवरीडे लाइफ और इनकम का पार्ट बन चुका था. बट 1890s में नासर अल-दीन शाह कज़र ने ईरान की टोबैको इंडस्ट्री को ब्रिटिश मेजर GF टेलबॉट को सेल कर दिया, जिससे ब्रिटेन को टोबैको के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की 50 साल की मोनोपोली मिल गई. इसकी वजह से काफ़ी मर्चेंट्स ने हैवी प्रोटेस्ट कर दिए. शाह के पुअर मैनेजमेंट और बढ़ते हुए इंटरनल पब्लिक अनरेस्ट की वजह से फाइनली 1906 में शाह को मजली यानी पहली पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करनी पड़ी. ऑल्दो ये पार्लियामेंट मल्टीपल ईयर्स तक बस एक रबर स्टैम्प की तरह ही काम करने वाली थी, क्योंकि इसके कुछ टाइम बाद ही 1907 में
ब्रिटिश और रशिया ऑफिशियली ईरान को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रशियन कंट्रोल, न्यूट्रल जोन और ब्रिटिश कंट्रोल। दिस वॉज नोन एज द एंग्लो रशियन कन्वेंशन ऑफ 1907। इसी टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए एक नया रिसोर्स भी इमर्ज हो रहा था। May 26, 1908, this day brings a pivotal moment in Iran's history. ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड की टीम को एक जगह पर ड्रिलिंग करते हुए अराउंड 1180 फीट नीचे ऑयल मिल जाता है और ये जगह थी मस्जिद सुलेमान ऑयल फील्ड। बट वाई वॉज इट अ ब्रिटिशर हु फाउंड द ऑयल इंस्टेड ऑफ एन ईरानियन? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1901 में ही शाह से ईरान में ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए 50 ईयर्स तक का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। इसके बाद ईरान की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। 1909 में ही ब्रिटिशर्स एक ऑयल कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कॉरपोरेशन एपॉक को एस्टैब्लिश कर देते हैं, जिसको आज हम ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। और इसी ऑयल का यूज़ करके ब्रिटिश पूरी दुनिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहे थे। डाउन टू ईयर 1914 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी। ईरान डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं था, बट रशियंस और ब्रिटिशर्स ऑलरेडी मेजर ईरान को कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और यही रीज़न था कज़र डायनेस्टी के डिक्लाइन का। बट ऑन द अदर साइड अ न्यू लीडर वाज इमर्जिंग, अ बॉय हु जॉइंड द पर्शियन कॉसैक ब्रिगेड इन 1893 जस्ट एट द एज ऑफ 15। बट अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ की वजह से वो जल्द ही हायर रैंक्स पर पहुंचता गया। बाय 1950 रज़ा खान पर्शियन कॉसैक ब्रिगेड का कर्नल बन चुका था और फिर फेब 1921 में रज़ा खान ने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर तेहरान की तरफ मार्च किया और सिटी को सीज कर लिया। यहीं से कज़र डायनेस्टी का दी एंड हो जाता है और अब शुरुआत होती है पहलवी डायनेस्टी की। रज़ा खान पहलवी ईरान की हिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग लीडर का मार्ग छोड़ने वाला था। रज़ा खान ईरान को मॉडर्न बनाना चाहता था और रिलीजियस लीडर्स यानी शिया क्लर्जी के अगेंस्ट था। रज़ा खान को फाउंडर ऑफ मॉडर्न ईरान भी कहा जाता है और इसी रिजीम में ईरान में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी होने लगे थे। पर्शिया बिकम्स ईरान। रिलीजियस एजुकेशन मदरसा को स्टेट रन स्कूल्स ने रिप्लेस कर दिया। 1934 में तेहरान यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई। ट्रांस ईरानियन रेल रोड जिसने पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी से लिंक किया। रोड नेटवर्क, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड इवन 1935 में रज़ा खान ने वुमेन हिजाब पर भी बैन लगा दिया। इन सब डिसीजंस की वजह से अब ईरान की स्ट्रीट्स काफ़ी अलग दिखने लगी थी। बट आयतुल्ला खुमैनी, एक प्रो इस्लामिक लीडर, इन सारे रिफॉर्म्स को रिलीजन के अगेंस्ट देख रहा था और यही है जो आगे जाकर 1979 के रेवोल्यूशन का मेन कैरेक्टर बनने वाला था। ईयर 1941 वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स के लिए ईरान की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो गई थी। ईरान न्यूट्रल था, बट ईरान की जर्मनी के साथ क्लोज टाइज होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने ईरान से रज़ा खान को डिथ्रोन करवा दिया और रज़ा खान को कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद का टाइम रज़ा खान पहलवी ने साउथ अफ्रीका में बिताया। ऑन September 16, 1941, मोहम्मद रज़ा पहलवी, सन ऑफ रज़ा खान, इज डिक्लेयर्ड द शाह जस्ट एट द एज ऑफ 22। बट 1941 से 1949 तक ड्यूरिंग एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ईरान में शाह का रोल काफ़ी पैसिव था। मेजरली ब्रिटिशर्स और सोवियट्स ही काफ़ी पार्ट ऑफ ईरान को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल्स भी बहुत थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स बार बार चेंज हो रहे थे। बट 1951 अगेन ब्रिंग्स अ न्यू होप फॉर ईरान। ईरान की पार्लियामेंट मोहम्मद मोसद्देक को अपना पीएम इलेक्ट कर देती है। लेकिन ये नई होप क्यों थी? क्योंकि मोसद्देक ईरान में एक नेशनलिस्टिक वेव स्टार्ट करने वाला था। इस टाइम तक ईरान एपॉक के प्रॉफिट्स का सिर्फ 16% ही कंट्रोल करता था, बाकी का पार्ट ब्रिटिशर्स ले रहे थे। But that 16% was going to be calculated by the British, and no Iranian would be allowed to look at the books. We now know also that the amount was calculated after the oil company paid its taxes. Now, the oil company was owned by the British government, so when it was paying taxes, it was essentially paying taxes to itself. We weren't handing over files. We weren't handing over accounts, which they asked us for. I said I had no authority to hand them British companies' accounts unless I was told from London. So it was a lot of creative accounting, but in the end, it was clear that almost all the money from this tremendous resource was going into Britain, and almost none was coming back to Iran. सो मेनली ईरान को खुद के ही ऑयल से कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा था।
इसीलिए 1951 में मोसैदेक ने ब्रिटिश कंट्रोल्ड एंग्लो ईरानियन कंपनी यानी AIOC को नेशनलाइज करने का ऑर्डर दे दिया। ये एक बोल्ड मूव था जिससे ईरान की पब्लिक मोसैदेक के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आ चुकी थी। ऑन दी अदर साइड ये ब्रिटेन के लिए काफ़ी बड़ा शॉक था। ब्रिटेन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो इन सारी ऑयल रिफाइनरीज में काम करते थे वो ईरान छोड़कर जाने लगे। ब्रिटिशर्स ने ईरान की कमोडिटीज़ जैसे शुगर और स्टील के एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शंस लगा दिए। ईरान से जो ऑयल एक्सपोर्ट होता था उनको ब्रिटिशर्स नेवी ब्लॉक करने लगी। ब्रिटिश सैंक्शंस की वजह से ईरान के ऑयल रेवेन्यूज एक ही साल में हैवीली ड्रॉप हो गए थे। इकोनॉमी एक स्ट्रेस में आ गई थी। मोसैदेक ने ब्रिटिशर्स को 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग का ऑफर भी दिया, बट ब्रिटिशर्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ऑयल इंटरेस्ट को लेकर अब ब्रिटिशर्स मोसैदेक को PM की सीट से गिराने का प्लान करते हैं और इसके लिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से भी कांटेक्ट किया। इस ऑपरेशन को मेजरली 1953 कूप के नाम से जाना जाता है और इसका ऑफिशियल नाम था ऑपरेशन एजैक्स। US अपनी CIA और ब्रिटिशर्स अपनी MI6 के एजेंट्स को ईरान भेजते हैं और इस कूप यानी ऑपरेशन एजैक्स के एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं। CIA शाह को भी अपने कंट्रोल में ले चुके थे और शाह के थ्रू वो मोसैदेक को रिजाइन करने के लिए एक ऑफिशियल रॉयल फरमान भेजते हैं। बट CIA का ये पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है क्योंकि मोसैदेक मेन कॉन्स्पिरेटर्स को अरेस्ट करवा देता है। ईरान में प्रो मोसैदेक पब्लिक ह्यूज प्रोटेस्ट कर देती है और इसी टाइम मोहम्मद शाह अपनी फैमिली के साथ कंट्री छोड़कर चले जाते हैं। बट CIA डज नॉट स्टॉप हियर। CIA फेक प्रोटेस्ट्स करवाती है और BBC जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके प्रोपेगेंडास ड्राइव करती है, जिससे लोगों में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है और सेकंड अटेम्प्ट में मोसैदेक के रेजिडेंस को सीज कर लिया जाता है। इसके बाद मोसैदेक को पब्लिकली शेम किया जाता है और 3 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट के साथ 1967 तक टिल द टाइम ही डाइज उनको हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। मोसैदेक की जगह प्रो CIA ज़ाहिदी को PM की सीट पर बिठा दिया जाता है। शाह भी वापस एंट्री लेता है बट इस बार US के सपोर्ट के साथ। ऑपरेशन एजैक्स एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ईरान की डेमोक्रेसी होप को पूरी तरह से क्रैश कर दिया। इस कूप में ब्रिटिश MI6 और US की CIA दोनों इन्वॉल्व थे, बट ब्रिटिश ने कभी ऑफिशियली इस ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन CIA ने 2013 में डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इस ऑपरेशन को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। इन फैक्ट US प्रेसिडेंट ओबामा ने एक स्पीच में एक्सेप्ट भी किया कि कैसे उन्होंने ईरान के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था। If you're interested in watching how bigger powers like CIA interfere in other nations, hit the subscribe button. We are soon going to make a video on the details of this coup and many more such coups. Interestingly, अब US भी ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहता था। 1954 ईरान ऑयल कंसोर्टियम के अकॉर्डिंग अब ईरान के ऑयल का एक नया डिवीजन होता है। ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी AIOC 40%, 5 अमेरिकन कंपनीज 40%, रॉयल डच शेल 14% और एक फ्रेंच कंपनी बाकी का 6%। नेशनलाइज्ड ईरानियन ऑयल कंपनी भी इस्टेब्लिश की गई और ईरान को 50% ऑफ नेट प्रॉफिट का प्रॉमिस भी किया गया, बट प्रोडक्शन, माइनिंग, मार्केटिंग सब कंसोर्टियम के हाथ में था। शाह के रिटर्न को और उसके साथ आए US के इस इम्पैक्ट को लेकर एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप का परसेप्शन अब चेंज हो चुका था। बहुत से लोग इनफैक्ट इसको ऐसे देख रहे थे जैसे शाह बस एक फेस है, मेनली उनको वॉशिंगटन कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद शाह ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनमें से कुछ को तो पब्लिक की एक्सेप्टेंस मिली, बट बहुत से डिसीजंस ऐसे थे जिनसे एक एंटी शाह और एक एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट क्रिएट हुआ। 1957 में US की CIA के हेल्प से ईरान में एक सीक्रेट पुलिस सर्विस सावक इस्टेब्लिश की जाती है, जिसका मेन काम था एंटी शाह और एंटी वेस्ट ग्रुप्स को सप्रेस करना, मीडिया और प्रोपेगेंडास को कंट्रोल करना। इससे एक लार्ज पॉपुलेशन में फियर और रिजेंटमेंट के सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गए थे और ये शाह के अथॉरिटेरियन रूल का एक सिंबल बन चुका था। 1963 में शाह ने वाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया, जिसमें वुमेन वोटिंग राइट्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लिटरेसी इंप्रूवमेंट जैसे स्टेप्स लिए गए। तेहरान एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस की तरह दिखने लगी थी। इन सबसे अर्बनाइजेशन तो हो रहा था, बट रूरल एरियाज इन सारे डेवलपमेंट्स का पार्ट नहीं था। इसी वजह से काफ़ी सारे अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स इन सारे रिफॉर्म से खुश नहीं थे। 1964 में ईरान और US के बीच एक अग्रीमेंट हुआ, सोफा, स्टेटस ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट।
जिसके थ्रू अमेरिकन मिलिट्री और एडवाइजर्स ईरान में अब अपनी प्रेजेंस बना सकते थे। बट अमेरिकन मिलिट्री की किसी भी एक्टिविटी को ईरानियन जस्टिस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने ऐसे एग्रीमेंट्स काफ़ी कंट्रीज़ के साथ साइन किए थे, बट ईरान के केस में ये एक्सेप्शन था कि अगर कोई भी अमेरिकन मिलिट्री मैन और एडवाइज़र कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो उसको ईरानियन गवर्नमेंट एक्यूज़ नहीं कर सकती। ये एक की इवेंट था जिससे एंटी यूएस सेंटिमेंट और फास्ट स्प्रेड होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और वेस्टर्न मिलिट्री इंटरफेरेंस को लेकर आयतुल्ला खोमेनी ग्रुप ने शाह का ह्यूज क्रिटिसिज्म किया। 1964 की एक स्पीच में इनफैक्ट खोमेनी ने शाह को सर्वेंट ऑफ अमेरिका कह दिया, जिसकी वजह से शाह और खोमेनी के ग्रुप्स में हैवी प्रोटेस्ट्स हो गए। सावक का यूज़ करके खोमेनी को ईरान से एग्जाइल करके इराक भेज दिया गया और इससे एक स्ट्रॉन्ग एंटी वेस्ट और एंटी शाह मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। ऑल्दो मोहम्मद रज़ा 1941 से ही शाह था, बट 1967 में एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स, हाई रैंक ऑफिशियल्स और काफ़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट में शाह ने खुद को एम्परर यानी किंग ऑफ किंग्स डिक्लेयर कर दिया एंड इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एम्प्रेस को भी शाह ने क्राउन किया। बट इस मॉडर्न एक्स्ट्रावेगेंट सेलिब्रेशन से पब्लिक में एक और ग्रुप खुश नहीं था। अ बिग डिवाइड वॉज हैपनिंग इन द सोसाइटी। शाह वेस्टर्नाइजेशन पर काम तो कर रहा था बट ग्राउंड लोगों से कनेक्टेड नहीं था। बहुत से फार्मर्स और मार्केट सेलर्स इस मॉडर्न ग्रोथ का पार्टी नहीं थे, जिसका फ़ायदा ऑपोजिशन थियोक्रेटिक लीडर आयतुल्ला खोमेनी ने उठाया। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, एंटी वेस्ट सेंटिमेंट और शाह के ऑटोक्रेटिक रिजीम की वजह से एक बड़ा ऑपोजिशन ग्रुप जो कि रेडिकल इस्लाम शरिया लॉ लाना चाहता था क्रिएट हो चुका था। By 1970s, शाह की रिजीम वीक होने लगी थी। इनफैक्ट इन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू विद अमेरिकन जर्नलिस्ट माइक वॉलिस, शाह यूएस की इंटरफेरेंस को क्रिटिसाइज भी करता है। What did this mean? क्या शाह को ट्रूली यूएस कंट्रोल कर रहा था? Was he frustrated now with being controlled by US? शाह underestimated the Shia clergy group. Finally, 1979 बिगिनिंग में शाह को अपनी फैमिली के साथ ईरान छोड़कर जाना पड़ता है। यहीं से शुरुआत होती है इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान की और ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स के हैवी सैंक्शंस की। Well, this is the history of foreign powers meddling in Iran. ईरान के पास 12% of oil reserves हैं, which is one of the highest global oil reserves. But heavy sanctions और internal political turmoil की वजह से ईरान अपने oil को अभी तक effectively use नहीं कर पाया है। As per some reports, ईरान में इन्फ्लेशन इतना हाई है कि ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है और अपनी बेसिक नीड्स भी मीट नहीं कर पा रही है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इफ फॉरेन पावर्स डिडंट मेडल इन ईरान्स बिजनेस? अगर ईरान में 1953 कूप ना होता तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ ये एक बड़ी इकोनॉमी होता? बट दिस इज़ द पावर प्ले ऑफ नेशंस। वेल, नाउ एज वी नो द हिस्ट्री, सो लेट्स गो बैक टू आवर इनिशियल पॉइंट, दैट इज ईरान मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कैन ईरान मेक अ बॉम्ब? और विल ईरान मेक अ बॉम्ब? एंड इफ इट डज, देन व्हाट? एज वी ऑल नो, इन 1945 यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर दिया था। बाय 1970s यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके थे। उसके बाद 1970s में यूनाइटेड नेशंस एक ट्रीटी स्टैब्लिश करती है, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी, जिसका मेन पर्पस था कि जिन नेशंस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं हैं वो बॉम्ब बनाने पर काम नहीं करेंगे और जिनके पास ये वेपन्स हैं वो उनको यूज़ नहीं करेंगे। वेल, दैट सीम्स लाइक अ पीस ट्रीटी, बट इजंट इट अ हिपोक्रेसी? इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, बट एनपीटी के बायस नेचर की वजह से इसका पार्ट नहीं है। बट द आयरनी इज़, ईरान 1970 से ही एनपीटी का पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग ईरान बॉम्ब नहीं बना सकता। अगर अब ये बात बिल्कुल क्लियर है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विल ईरान मेक अ बॉम्ब? 2000 से ही स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए थे कि ईरान एक बॉम्ब बनाने पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से 2015 में ईरान और यूएस के बीच एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन न्यूक्लियर डील भी साइन हुई, जिसमें डिसाइड हुआ कि ईरान पर लगे कुछ सैंक्शंस रिवोक कर दिए जाएंगे और ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर काम नहीं करेगा। इस डील के बाद ईरान नॉन यूएस बिजनेसेस के साथ ट्रेड कर सकता था। ईरानियन बैंक्स को वापस स्विफ्ट सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया था।
ईरान को वापस $100 बिलियन का एसेट एक्सेस मिल गया था जिसको सैंक्शंस की वजह से फ्रीज कर दिया गया था एंड मेनी मोर। बट 2018 में अंडर ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म शॉकिंगली यूएस ने ये ट्रीटी यूनिलैटरली ब्रेक कर दी और ईरान पर फिर से हैवी सैंक्शंस इम्पोज कर दिए गए और इसके बाद ईरान की इकोनॉमी वाज अगेन अंडर हैवी क्राइसिस। नाउ डाउन टू सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प। द क्वेश्चन इज क्या ट्रम्प ईरान के साथ नेगोशिएट करेगा? ट्रम्प हैज ऑल्दो गिवन अ डुअल स्टेटमेंट, we will try to deal with Iran without having Israel to strike their nuclear sites. They asked him, what do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? ईरान के कुछ डिप्लोमेट्स भी गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से पीस नेगोशिएशंस चाहते हैं, बट देयर आर मिक्स्ड ओपिनियंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, व्हाट इफ ईरान मेक्स अ बॉम्ब? दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान अभी पर्शियन गल्फ के इस इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रेड रूट को इन्फ्लुएंस करता है। ऑल्दो एज पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, ये इंटरनेशनल पैसेज है और ट्रेड्स के लिए इस पे ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है। बट मल्टीपल टाइम्स ईरान ने इस रूट को क्लोज करने की बात की है। अभी वर्ल्ड की 20% ऑफ ऑयल सप्लाई डेली इसी रूट पर जाती है, स्पेशली टूवर्ड्स एशिया। सुएज कैनाल का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये एक नैरो स्ट्रेट है और बड़े ऑयल टैंकर्स यहाँ पर फंस सकते हैं। सो इफ ईरान मेक्स अ बॉम्ब एंड द वॉर ब्रेक्स आउट, देन ऑयल सप्लाई डिसरप्शन इज़ अ बिग थ्रेट। ग्लोबल ऑयल सप्लाई अगर ब्रेक होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। द अनदर थिंग टू वरी इज रीजनल स्टेबिलिटी। इफ ईरान मेक्स अ बॉम्ब, बाकी सराउंडिंग नेशंस के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, जिससे वो भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस स्टेप पर जा सकते हैं, which can create a big tension in the Middle East region and globally also, and can eventually lead to a large scale war. Well, this is a chessboard of power, money and influence. Superpowers अलग अलग एजेंडास और टैक्टिक्स यूज करके इन पीसेस को मूव करते हैं, जिससे regime changes, प्रोटेस्ट, सिविल अनरेस्ट एंड वॉर्स जैसे सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं। But what do you think went wrong in Iran's case? Let us know your opinions in the comment box. On this channel, we create engaging visual documentaries which are easy to understand. So if you are someone who is interested in exploring history, geopolitics and mysteries of universe, hit the subscribe button and press the bell icon. And stay curious till we meet again in the next video.